हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। मैं राहुल सर। आज इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी इन इंडिया। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। आखिर भारत में यूरोपीय कंपनी कब आई, कौन व्यक्ति जो है सबसे पहले भारत में आया, उसको लेकर एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, तो आज हम टॉपिक पर बात करेंगे यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। दोस्तों, जब यूरोप में, मान लीजिए यूरोप है और ये हमारा भारत है। दोस्तों, यूरोप में जिस समय जो दौर था, जब भारत में मुगल सल्तनत थी, उस समय यूरोप कहीं ना कहीं एक रेनेसा के दौर से गुजर रहा था, एक पुनर्जागरण की तरफ से गुजर रहा था। दोस्तों, यूरोप का भारत के साथ व्यापार, ट्रेड न सिर्फ मध्यकाल से चलता रहा है, ये हमारे पुरातत्व काल, मतलब कि अगर देखा जाए तो हड़प्पा काल से भी कहीं ना कहीं यूनानियों के साथ भारत के एक अच्छे संबंध रहे, एक व्यापारिक संबंध रहे, एक आर्थिक आध्यात्मिक संबंध बने रहे। लेकिन 14वीं सदी के आते आते जो यूरोप का भारत के साथ व्यापार था, जो संबंध थे, कहीं ना कहीं अवरुद्ध होने लगे। उसका कारण ये था कि यहाँ पे अरब क्षेत्र में अरब वासियों का यहाँ पर पूरी तरह से अधिकार हो चुका था। अरबों का यहाँ पर अपना वर्चस्व बन चुका था। जबकि वर्चस्व बनने की वजह से कारण क्या हुआ कि यूरोप को जो माल जो प्रोवाइड होता था यहाँ पे दक्षिण पूर्वी एशिया से, अब वो माल में आने में अवरोध होने लगा, या फिर कई लंबे रास्ते से होकर गुजरता। अगर माल यहाँ से प्रोडक्ट होता था तो वो कई राज्यों से होकर, कई देशों से होकर गुजरता था, तब भी उन्हें एक अच्छा खासा मुनाफा, प्रॉफिट होता था। लेकिन जब हम बात करते हैं, चलते हैं कि आखिर कारण क्या है कि क्यों उन्हें एक नए रास्ते की खोज करनी पड़ी, एक नए मार्ग की खोज करनी पड़ी। तो बात करते हैं 1453 की। उस्मानिया की सल्तनत ने एशिया माइनर पे अपना अधिकार जमा लिया, क्योंकि उसी दौर में कस्तुनतुनिया का पतन हो गया था। कस्तुनतुनिया के पतन के बाद ही तुर्की के शासक तुर्की पे उन्होंने अपना एक अधिकार जमा लिया। और जब तुर्की पे अधिकार जम गया तो तुर्की पे अधिकार जमाने पे जो पूर्व और पश्चिम का द्वार अब इनके हाथ में आ गया। अब किसी को भी व्यापार करना होता था तो इनसे परमिशन की ज़रूरत पड़ती थी, इनसे युद्ध करना पड़ता था अगर वहाँ पर व्यापार करना पड़े। और इसी के चलते ही जो कुछ क्षेत्र में तुर्की ने शासक का अधिकार हो गया था, उसी के चलते ही कुछ क्षेत्र पे यूरोप के जो व्यापारी क्षेत्र था, व्यापारिक जहाँ पुनर्जागरण का काल था, वहाँ पर कुछ क्षेत्र में जेनेवा और वेनिस देशों का भी आधिपत्य हो गया था। तो वो जो जेनेवा और वेनिस के अधिकारी थे, वो पश्चिमी यूरोप के साथ व्यापार करने के राजी नहीं थे। वो पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र से होकर गुजरना नहीं जाना चाहते थे। इसी के चलते पश्चिमी यूरोप के जो राजा हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ के लोगों को, यहाँ के प्रशासन को कहा कि नई भौगोलिक खोज शुरू करो, एक नया रास्ता खोजो, क्योंकि माल अब सीधे यहाँ से नहीं आ पाता था, कई राज्यों से होकर जाना पड़ता था। यही कारण रहा है क्योंकि पश्चिमी यूरोप के लोग, स्पेन खास हम बात करें स्पेन, और यहाँ पे पुर्तगाल की बात करें तो पुर्तगाल, ठीक है। तो स्पेन और पुर्तगाल के लोग, जब पुनर्जागरण का दौर था और लोग नए वैज्ञानिकवाद यहाँ पर था, पुनर्जागरण के दौर पे नई भौगोलिक खोजें शुरू हो रही थी, तभी यहाँ के जो पुर्तगाल के एक राजा थे, प्रिंस हेनरी, इसे द नेविगेटर कहा जाता था। द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता था। ये भौगोलिक खोजों के लिए ये बड़ा ही जिज्ञासु व्यक्ति रहा है, यहाँ हमेशा रिसर्च की बात की, जागरूक व्यक्ति रहा। इसने लोगों से कहा कि जाओ नए भौगोलिक रास्ते की खोज करो, नए व्यापार की खोज करो। तब इन्होंने यहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया और यहाँ से ही एक व्यक्ति था वास्को डी गामा।
और वहीं स्पेन के व्यक्ति जो रहे, स्पेन में भी क्रांति, क्योंकि उस समय एक पुनर्जागरण का काल था, स्पेन भी एक नए भौगोलिक खोज निकाल रहे थे भारत को पहुंचने के लिए कि वो भारत से सीधा ही व्यापार कर सके। कारण ये था कि वो भारत से सीधा व्यापार इसलिए करना चाहते थे क्योंकि अगर ये लोग तुर्की के माध्यम से, तुर्की के रास्ते से होते हुए जाते, क्योंकि पहले जो व्यापार हुआ करता था कहीं ना कहीं पुर्तगाल 14वीं शताब्दी के पहले की बात करें तो व्यापार जो होता था एक स्थल मार्ग से होकर जाता था या फारस कार्य से होते हुए जाता था। स्थल मार्ग से होते हुए ये अफ्रीका आपके अफगानिस्तान से जो खैबर दर्रा है, गोमर दर्रा है, उस गोमल दर्रे से होते हुए पार करते हुए व्यापार करते थे। तो ये काफ़ी पेचीदा हिस्सा हो गया था क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लूटपाट की वजह से और उनको काफ़ी नुकसान भी हुआ करता था। तो इसके चलते उन्होंने एक सुविधाजनक मार्ग की खोज करने में लग गए, क्योंकि अब यहाँ पर तुर्कियों का शासन था और इन लोगों में ये भी चाहते थे कि पुर्तगाल लोग या फिर पश्चिमी यूरोपीय के लोग कि हमको तुर्कों से शासक युद्ध ना करना पड़े, उससे बचने के लिए एक रास्ता खोजा। तो उन्होंने एक रास्ता खोजा, सबसे पहले वास्को डी गामा, और जो स्पेन के व्यक्ति थे भारत की खोज में निकल पड़े। स्पेन के व्यक्ति थे कोलंबस 1492 ईस्वी में ये लोग, स्पेन का व्यक्ति था कोलंबस जब 1492 में वहाँ से निकला स्पेन से भारत की खोज के लिए, भारत के व्यापार के लिए, तो जब ये भारत के व्यापार के लिए सामान्य तौर पर निकला तो ये पहुंच गया स्पेन, चला वो स्पेन से था, आना तो उसको इस साइड, लेकिन वो चला कहाँ गया, अमेरिका की साइड। वो अमेरिका के पूर्वी तट पर पहुंचा और अमेरिका के जब वो पूर्वी तट पर पहुंचा तो यहाँ पे उसने देखा कि इंडियंस, उसने देखा ये तो रेड कलर के मतलब कोरे चट्टे, तो उन्होंने इसका नाम दे दिया क्या, रेड इंडियंस। इसने नाम क्या दे दिया इसको, रेड इंडियन। उसने इसको नाम दिया रेड इंडियंस, वाह रेड इंडियन, लेकिन उसको जाना था भारत, पहुंच गया वो अमेरिका। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन जाता है कि अमेरिका की खोज किसने की, तो कोलंबस ने की। कब की, 1492 में, ठीक है। उसने इसको नाम दिया रेड इंडियन। और वही एक दूसरा व्यापारी, पुर्तगाल का जो व्यापारी था, व्यापार करने पर्पज से निकला था, तो उसका नाम जो था, मान लीजिए पुर्तगाल का जो व्यक्ति था वास्को डी गामा पुर्तगाल का व्यक्ति था। वो भी भारत से व्यापार करने के लिए एक नए मार्ग की खोज पे निकला हुआ था कि वो भारत के साथ और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ एक अच्छा बिना ही विवादपूर्ण व्यापार कर सके। तो पुर्तगाल का व्यक्ति था वास्को डी गामा एक पहला व्यक्ति था जो भारत की ओर पहुंचता है, भारत के कालीकट के क्षेत्र पर पहुंचता है। तो वास्को डी गामा आपके 1498 में, वास्को डी गामा जब भारत की खोज के लिए निकलता है, भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करता है, तो वो होते हुए अफ्रीका के एक जगह पर सबसे टिप पॉइंट पर रुकता है, केप ऑफ गुड। वास्को डी गामा कहाँ पर रुकता है, ठहरता है, केप ऑफ गुड। यहाँ तक का तो उसको रास्ता क्लियर था कि यहाँ तक वो पहुँच गया, केप ऑफ गुड। अफ्रीका महाद्वीप के जब वो सबसे टॉप यहाँ पर टिप पॉइंट पर पहुँचा, केप ऑफ गुड होप। इसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि आशा द्वीप। क्वेश्चन ये बनता है कि वास्को डी गामा सबसे पहले अफ्रीका के किस जगह पर पहुंचा था। तो हिंदी में क्वेश्चन इसका उत्तर लिखा रहता है आशा अंतरीप। क्वेश्चन आ भी जाता है, वही बार रिपीट भी किया गया, तो क्वेश्चन गलत ना हो जाए आपको एग्जाम में, अंतरीप। कई बार डाउट की वजह से या ना जानने की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो वास्को डी गामा यहाँ पर पहुँचा आपके 1497 में। तो यहाँ से जब वो चलता है वास्को डी गामा, ठीक है, तो वास्को डी गामा जब यहाँ से चलते हुए, द्वीप से होते हुए, इस रास्ते से होते हुए वो यहाँ पर चलता है, और यहाँ पर एक हिंदू भारतीय व्यापारी मिल जाता है उसको, गुजरात का एक व्यापारी मिल जाता है अब्दुल मजीद। वो यहाँ पे व्यापार करने के लिए, अपना सामान बेचने के लिए आता होगा। तो अब्दुल मजीद से जब उसकी वार्तालाप होती है, बोलते हैं मैं भारत की खोज के लिए निकला हूँ, भारत को जानना चाह रहा हूँ, भारत है कहाँ, कि हमारा उनसे व्यापार होता था, स्थल मार्ग हमारा अवरुद्ध हो गया, अब आने जाने में बड़ा टैक्स लगता है और काफ़ी कर देना पड़ता था। तो अब्दुल मजीद की हेल्प से वो 90 दिन में यहाँ से जाते हुए फिर उन्होंने क्या किया, भारत का जो स्थल कालीकट, केरल के तट पे पहुंचा। कालीकट कहाँ पहुंचा,
वास्को डी गामा और अब्दुल मजीद साथ में इसके स्वागत के लिए कहाँ पहुँचे? कालीकट। और कालीकट का जो राजा था जमोरिन, इम्पॉर्टेंट है जमोरिन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि वास्को डी गामा का स्वागत, भव्य स्वागत किस व्यक्ति ने किया? तो जमोरिन। जमोरिन बेसिकली एक शासक की उपाधि थी, लेकिन इसको जमोरिन के ही नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो कालीकट ये पहुंच गया आपके घूमते फिरते आपके 1498 में 17 मई। कई बार डेट को सिंपली डेट भी पूछा जाता है कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा, तो 17 मई 1498, बहुत सिंपल डेट है, 17 मई 1498। तो यहाँ पर उसका भव्य स्वागत किया गया। आखिर कारण क्या है कि क्यों जमोरिन ने उसका स्वागत किया? क्या ज़रूरत थी जमोरिन को उसका स्वागत करने की? कारण ये था कि जमोरिन यहाँ पे जो अरब वासियों का पूरा एक अधिकार हो गया था, एशिया माइनर पर, अरब सागर पर पूरा अरब वासियों का एक अधिकार हो गया था। व्यापार को लेकर उनका राजनीतिकरण करने लगे थे, आर्थिक गतिविधि उनके राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगे थे। उनसे परेशान होकर जमोरिन और एक विदेशी होने के नाते इनका भव्य स्वागत किया। और ये स्वागत जब उन्होंने अरब वासियों ने देखा, अरब व्यापारियों ने देखा तो उन्हें ये रास नहीं आया। उन्होंने क्या किया? इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने इसलिए विरोध किया कि अगर ये व्यक्ति यहाँ पर आ गए तो कहीं ना कहीं ये व्यापार में हमारे लिए एक नुकसानदायक चीज़ होगी। तो उन्होंने इसका विरोध, जमकर विरोध किया, जबकि जमोरिन ने इसका खुलकर स्वागत किया, सत्कार किया, क्योंकि जमोरिन अरब व्यापारियों से थक चुका था, एक हिसाब से परेशान हो चुका था। तो उन्होंने इसको ये एक उपहार लेकर जाते कि एक्चुअल में कभी राजा लोग जब कभी दूसरे देश के राजाओं से मिलते हैं या कोई व्यक्ति मिलता है तो एक राजा को उपहार देते थे। तो जमोरिन काफ़ी प्रसन्न हुआ, उन्हें व्यापार करने की खुली छूट दे दी। वास्को डी गामा जो खासतौर पे व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, क्योंकि यूरोप में सबसे ज़्यादा जो चर्चा में रहती थी, सबसे ज़्यादा जो डिमांड रहती थी, वो खास तौर पर रहती थी काली मिर्च की। काली मिर्च की डिमांड बहुत ज़्यादा हुआ करती थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ पे काली मिर्च का पैदावार तो इतनी थी नहीं, और यहाँ के लोग काली मिर्च का ठंडियों में बहुत शौकीन थे खाने के लिए, बहुत ज़रूरत थी उनको मसाले टेस्ट के लिए। तो वास्को डी गामा जब यहाँ पर आया और यहाँ पर उसने काली मिर्च और मसाले का व्यापार किया, मसाले संबंधित और भी कपड़ों का व्यापार उसने जब किया, और इसके बाद वो वापसी इसी रूट से होते हुए, किस रूट से हुए? केप ऑफ गुड से होते हुए वापस वो पुर्तगाल गया। और पुर्तगाल जब वो पहुंचा तो पुर्तगाल पहुंच के ही उसने अपनी पूरी गाथा वहाँ के लोगों को बताई, और वहाँ पे उसने अपने जो माल को सोल्ड किया, बेचा। तो उसने यहाँ से जो प्रॉफिट लेके आने वाले व्यय को हटा दिया जाए, जो उसका जो व्यय था, आने वाले जो एक्सपेंसिव व्यय, उसको अगर हटा दिया जाए तो उसने 60 टाइम 60 गुना प्रॉफिट किए। ये तो बहुत बड़ा प्रॉफिट है भाई। इस मार्ग से आने पर हमें थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट मिलता है स्थल मार्ग से, जबकि हमें समुद्री मार्ग से आने पर ना कोई टैक्स लगा ना कुछ लगा, हम डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचे और यहाँ से हमने अपना माल सोल्ड किया और हमें कितना प्रॉफिट हुआ? 60 गुना। अब ये प्रॉफिट मिल के पुर्तगाल में और पश्चिमी यूरोप में एक क्रांति सी आ गई, एक चकाचौंध कर दिया, लोगों में हड़कंप सा मचा दिया। जब 60 टाइम्स को प्रॉफिट हुआ तो 31 दिसंबर 1500 में 31 दिसंबर 1500 में दूसरा व्यक्ति, एक व्यापारी व्यक्ति आया। ओके दोस्तों, तो फिर सेकंड व्यक्ति जब 31 दिसंबर 1500 को सेकंड व्यक्ति आया, अल्वरेज पेड्रो अल्वरेज, पूरा नाम इसका है पेड्रो अल्वरेज क्रेवाल। पेड्रो अल्वरेज क्रेवाल जब उसने वास्को डी गामा को देखा, बातचीत की कैसे कैसे रास्ते पे जाएंगे, कैसे रास्ता क्या है, किस तरह से वहाँ पर पहुँचेंगे, तो वास्को डी गामा ने अल्वरेज क्रेवाल को बताया, और क्रेवाल ने क्या किया? अपने 13 जहाज लेकर पहुँचा। वो ना तो कम, 13 जहाज अपने सैनिक अपने सब लोगों को लेकर 13 जहाज लेकर वहाँ से, कहाँ से? पुर्तगाल से निकला, पुर्तगाल से होते हुए निकला। ठीक है, तो पुर्तगाल से होते हुए वो केप ऑफ गुड होप में रुका, आसान द्वीप में रुका, और इसके बाद वो वहाँ पर पहुँचा, वो कालीकट के क्षेत्र की ओर,
लेकिन वो जमोरिन को खुश करने के लिए उसने क्या किया, अरब वासियों के जहाज को लूट लिया और उसको गिफ्ट स्वरूप जमोरिन को भेंट कर दिया। और 13 जहाज भर के लाया, उसमें बढ़िया माल भर के वो वापसी चला गया। अब वापस चला गया, उससे क्या हुआ, अब तो क्रांति आने ही थी। अब पूरे पश्चिमी यूरोप में चकाचौंध मच गई थी, हड़कंप मचा हुआ था। अब एक से कंपनियां भारत की ओर, भारत के रुख करने के लिए बेचैन हो गई थी। और हुआ यही कि फिर 1503 में भारत के पश्चिमी तट पर, यहीं पर ही कोचीन, केरल के पास कोचीन 1503 में कोचीन में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। और यही कोचीन के बाद उन्होंने सेकंड फैक्ट्री कन्नूर में 1505 में स्थापित की। इसके बाद पुर्तगाल सरकार ने, वहाँ की प्रजा, वहाँ के प्रशासन ने वहाँ पर भारत में पहले एक पुर्तगाली गवर्नर को नियुक्त किया गया, जिसका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मेडा। क्या नाम था उसका? उसका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ये पहला पुर्तगाल गवर्नर बना के भेजा गया। कब? आपके 1505 से लेके 1509 के बीच में ये भारत का पुर्तगाल गवर्नर रहा। पुर्तगाल सरकार ने उसको भेजा। और इसने सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि प्रथम पुर्तगाल गवर्नर कौन था? ईस्ट पुर्तगाली में प्रथम यूरोपियन में प्रथम पुर्तगाल गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। सबसे इसका शासनकाल रहा 1505 से 1509 तक। इसने सबसे अच्छी पॉलिसी को अपनाया, जिसकी पॉलिसी काफ़ी पॉपुलर भी रही। इसकी जो पॉलिसी थी वो थी ब्लू वाटर पॉलिसी। आखिर क्या है? शांत समुद्र की नीति। एक्चुअली फ्रांसिस अल्मेडा ने क्या किया, यहाँ पर पूरा अरब वासियों का जो कब्जा था, इनकी शक्ति को कमज़ोर करने के लिए इसने क्या किया? युद्ध किया। युद्ध से क्या किया इसने? यहाँ के अरब वासियों को पूरी तरह से हराने की कोशिश की और पूरे हिंद महासागर में लेकर अपना ही अस्तित्व, अपना वर्चस्व बनाने के लिए उन्होंने कहा कि अगर हमारे समुद्र पर राज हो जाएगा तो व्यापार हमारे क्षेत्र में आ जाएगा, हमारे अंडर में आ जाएगा। तो फ्रांसिस्को अल्मेडा ने ब्लू शांत नीति बनाई। क्वेश्चन यह बनता है कि नीले समुद्र की नीति किस शासक या किसके समय में आई थी? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि नीले शांत की नीति किसकी है? तो द अल्मेडा की नीति है। इसके बाद पुर्तगाल गवर्नर ने दूसरे अपने व्यक्ति को भेजा, वहाँ का भारत का गवर्नर बनाकर। किसको भेजा था? अल्बुकर्क। सेकंड व्यक्ति थे अल्बुकर्क, तो अल्फांसो द अल्बुकर्क। ठीक है, तो अल्बुकर्क जब आए, अल्बुकर्क का जो शासनकाल था वो आपका रहा 1510 से लेके आपका पूरा 1515। क्या नाम था उनका पूरा? अल्फांसो द अल्बुकर्क। 1509 से या 1515। ठीक है, 10 में ये एपिसोड आ गए थे पूरी तरह। ठीक है, 1510 से 1515 तक। अल्फांसो द अल्बुकर्क जो सेकंड गवर्नर थे, ये सेकंड यूरोप आपके पुर्तगाल गवर्नर थे। इसने जो पॉलिसी अपनाई, इसकी जो नीतियाँ थीं खास तौर पे वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही हैं अल्फांसो द अल्बुकर्क के। एक्चुअल में क्या था, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने जब यूरोप के जो पुर्तगाली गवर्नर ने, पुर्तगाल सरकार ने इनको भेजा, तो इसको वास्तविक संस्थापक कहा गया। वास्तविक संस्थापक इसलिए कहा गया क्योंकि इसने कोचीन को अपना राजधानी बनाया।
वो चीन पे और पारे यूरोपीय क्षेत्र जो अरेबियन क्षेत्र थे, अरब व्यापारी थे, उनको इस समुद्री क्षेत्र से हटाकर अपना अधिकार अस्तित्व किया। और यहाँ पर फारस की खाड़ी पे ही 1515 में हरमुज हुआ, मलक्का हुआ, मलक्का मंडी हुआ, यहाँ पर सारा यहाँ क्षेत्र पे अधिकार कर लिया। ये पूरी नीली क्रांति मतलब इंडोनेशिया क्षेत्र पे जो समुद्री क्षेत्र उस पर पूरा अधिकार इसने कर लिया, मंडी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। अब यहाँ पर पुर्तगालों का पूरा राज्य हो गया। अब यहाँ से कोई भी जहाज जाता था उसको कार्टेज देना पड़ता था, ये कंपलसरी कर दिया था। यहाँ पर टैक्सेस लगने लगे थे और छोटे छोटे व्यापारियों से टैक्सेस लेने लगे, उनकी हेल्प करने लगे कि हम तुम्हें आने जाने के लिए सुविधाएँ देंगे, ठीक है, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई लूटपाट नहीं होगी। तो इसकी वजह ये कार्टेज लेने लगे, टिकट लगा लेने लगे। लेकिन ये कार्टेज ये पत्र उसको देते थे जिसके लिए वो पत्र देते, ठीक है, जिसमें ये कहते थे कि उन जिसको कार्टेज दिया जाता, जिसको दिया जाता था, तो एक फरमान जो जारी कर दिया जाता उसमें ये रहता था कि तुमको कुछ चीज़ों की जैसे बारूद, काली मिर्च, गोला बारूद, इन सब की परमिशन नहीं होती थी। इन सब पे केवल पुर्तगालों का ही अधिकार था। तो 15वीं सदी तक ये दौर चलता रहा और 100 वर्ष तक, 1 सदी तक पूरा पुर्तगाल का ही कहीं ना कहीं पश्चिमी भारत के क्षेत्र पे ही पूरी तरह से इनका अस्तित्व, इनका वर्चस्व बना रहा, ठीक है। तो अल्बुकर्क को अल्फांसो ने फिर 1510 में अल्बुकर्क की लड़ाई हुई। बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह। 1510 में यूसुफ आदिल शाह से जब भीषण युद्ध हुआ और युद्ध के बाद अल्फांसो ने उनसे गोवा का क्षेत्र छीन लिया। गोवा का क्षेत्र अब किसके हाथ में आ गया? पुर्तगालियों के। इससे गोवा दमनद्वीप इनके क्षेत्र में बना रहा, ठीक है। तो गोवा दमनद्वीप इनके क्षेत्र में बन गया था। इसके बाद इसे वास्तविक संस्थापक कहा गया। और इसके बाद किस तरह से 1530 के बाद 1530 में डियो डी कोना आते हैं और 1530 में जाके गोवा को राजधानी के रूप में परिवर्तित करते हैं और किस तरह से वहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस 1556 में स्थापित करते हैं। और धीरे धीरे किस तरह पुर्तगालियों का भारत में वर्चस्व होता है और फिर इनकी टकराव के लिए डच आते हैं, डच से इनकी लड़ाई होती है। इसके बाद डच के साथ अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज़ों के साथ भी काफ़ी युद्ध होते हैं, काफ़ी चीज़ें व्यापार के पर्पज़ से आते हैं और अच्छे माहौल के बाद वहाँ पे ये राजनीतिकरण शुरू हो जाता है। और भारत में कहते 1857 और फिर 1947 तक ये क्रांति यहाँ से ही एक यूरोपीय क्रांति के बाद, यूरोपीय आगमन के बाद शुरू हो जाती है। ब्रिटिश सत्ता जब पूरी 1650 के बाद के एवरेज में पूरा 1757 पलासी के युद्ध के बाद जिस तरह से ब्रिटिश हुकूमत पूरी भारत पर हो जाती है, पूरी मुग़ल सल्तनत को वो समाप्त कर देते हैं और पूरे 100 साल तक 1857 तक पूरा इनका हुकूमत रहती है। उसके बाद वो प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिकरण करने लगते हैं भारत का। और किस तरह से फिर गांधीवाद आते हैं, गांधी जी आते हैं, चीज़ों को समझते हैं और फिर एक राष्ट्रीय मूवमेंट, लोगों में एक देश भावना जागती है और एक क्रांति की शुरुआत होती है। दोस्तों इस तरह से टॉपिक पे बात करेंगे कि टॉपिक पे बात करेंगे यूरोपीय के आगमन पे कि कौन सबसे पहले आया। तो आपके यहाँ पे एक समान तौर पे क्वेश्चन भी बन जाता है कि पहला गवर्नर जनरल कौन था। अगर पुर्तगाल गवर्नर जनरल की बात करें तो अल्मेडा साहब थे, ठीक है। उन्होंने कौन सी पॉलिसी को लाए थे? तो पिलुस शांत नीति को लाए थे। सेकेंड गवर्नर की बात होती है अल्फांसो द अल्बुकर्क थे। क्वेश्चन कई बार बनता है कि 1530 में लेकर कि किसने गोवा को राजधानी बनाया था। तो गोवा को राजधानी पुर्तगाली में डी कोना व्यक्ति थे, गवर्नर थे। 1930 में 1530 में बन के आए थे नीनो डी कोना। पूरा नाम था इनका नीनो डी कोना, ठीक है। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम इसको प्रॉपर क्लासेस करेंगे, कंटिन्यूटी लाइव क्लास को दिन भर कंटिन्यू लाइव क्लास चालू हो जाएगी और सारे टॉपिक बाई टॉपिक को लेकर चलते रहेंगे। कोशिश करेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि दोस्तों हमको ज्ञानी नहीं बनना, हमको पहले सिलेक्शन लेना है। एक बार सिलेक्शन हो जाए इसके बाद बहुत सारा भंडार है ज्ञान बनने के लिए, ठीक है। तो हमारा टारगेट रहेगा कि आपके लिए जहाँ से क्वेश्चन राइजेस हो जाए इंपॉर्टेंट, जहाँ से आपका क्वेश्चन सिलेक्शन हो जाए, आपको एग्जाम क्रैक करने में जो हेल्प करेगी, हम वहाँ पर ज़्यादा खास तौर पर फोकस करेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहले यही बनता है। अगर हम देखें क्वेश्चन को यही एग्जाम में कई बार रिपीट किया गया कि वास्को डी गामा का स्वागत कालीकट पर किसने किया? जमोरिन। आपका आंसर रहेगा जमोरिन। वास्को डी गामा के साथ कौन था? केप गुड के साथ वास्को डी गामा के साथ आया तो अब्दुल मजीद। क्वेश्चन यहाँ पर अगला बनेगा कि स्पेन का कौन सा व्यक्ति जिसने अमेरिका की खोज की? कोलंबस। कब की? 1492। तो दोस्तों क्वेश्चन इसी तरह से बनेंगे। वास्को डी गामा को कितना गुना प्रॉफिट हुआ? तो 60 गुना प्रॉफिट हुआ। आखिर क्या कारण है कि
यूरोपियन को एक नया मार्ग भूमार्ग की खोज करनी पड़ी, क्योंकि उस्मानिया सल्तनत का कस्तुंतनिया के पतन के साथ ही वहाँ पर पूरी तुर्की पर वो उन्होंने अधिकार स्थापित हो गया था, जिससे पूर्वी और पश्चिमी मार्ग उनके अंडर में आ गए थे। इसके लिए वहाँ से निकलना एक कठिन मार्ग हो गया था, कठिन उनसे एक चुनौती देना भी कठिन रहता था। तो यही कारण है कि एक नई भौगोलिक क्रांति हुई। अगर यहाँ कस्तुंतनिया का पतन नहीं होता, कोई अवरोध नहीं होता, तो समान तौर पर एक नए भूभाग की खोज भी नहीं हो पाती। क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि किसे द नेविगेटर कहा जाता है, तो प्रिंस हेनरी फ्रांस, क्योंकि वो वहाँ का राजकुमार था, यहाँ कहाँ का, आपके पुर्तगाल का। इसके बाद कौन कौन थे क्वेश्चन कई बार ये बनता है कि सबसे पहले कौन भारत आया, तो पुर्तगाल के बाद अगर आप देखें तो डच के बाद पुर्तगाल आपके कब आए थे, आपके 1498 समान सपोर्ट है। फिर इसके बाद अगर आप सामान पूछ डच आपके आ गए थे 1602 में। कंपनी इसके पहले भी व्यक्ति है, लेकिन 1602 में इसकी कंपनी स्थापित हुई। डच के बाद आपके आया ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटिश अब ब्रिटिश देखिए 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती, लेकिन जबकि डच पहले आ गए थे। आखिर कारण क्या है, डच पहले आ गए थे जबकि इनकी कंपनी इतने में हुई, क्योंकि डच का रुख था केवल स्पाइस आइलैंड मतलब दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी कि स्पाइस आइलैंड के जो द्वीप थे यहाँ पर इंडोनेशिया, सुमात्रा, इन पर इनका सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन था। उनको भारत से ज़्यादा अट्रैक्शन इसी क्षेत्र पर आया। यही कारण है पहले वो यहाँ से गए और फिर यहाँ से वापसी भारत पे ही हो रहा। ठीक है, बस यही कारण था कि इसलिए पश्चिमी जो पूर्वी तट पे मछलीपट्टनम पे इन्होंने सबसे पहले अपनी एक फैक्ट्री स्थापित की। फैक्ट्री का मतलब एक दुर्ग बनाया, एक क्षेत्र बनाया जहाँ पर व्यापार का माल स्टोर किया जाए, रखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कई बार बन भी जाता है। ठीक है, जैसे ब्रिटिश आए 1600 में। इसके बाद ब्रिटिश के बाद जो खास तौर पे डेनिश भी आया, लेकिन डेनिश की काफ़ी ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। और जो सबसे खास माना जाता है, इसके बाद आता है फ्रेंच आए आपके 1664 में, 1664 में, और 4 साल बाद ये अपने यहाँ पर सूरत में जाकर फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि ब्रिटिश ने सबसे पहले फैक्ट्री स्थापित कहाँ की, तो सूरत में स्थापित की। तो इसका हम चर्चा करेंगे, बड़े डिटेल से बात करेंगे कि अगर सूरत में चर्चा स्थापित की है, तो कई बार क्वेश्चन मिलता है कि मछलीपट्टनम में क्या था, कि वो दक्षिण भारत के परिप्रेक्ष्य में थी, वो 1611 में हुई थी। एक्चुअल में क्या था, जब ब्रिटिश ने यहाँ पर सूरत में फैक्ट्री स्थापित की तो उस समय उसको परमिशन मिल गई थी जहांगीर से, लेकिन वहाँ के पुर्तगालियों ने और वहाँ के लोकल व्यापारियों ने विरोध किया, और इसकी वजह से इनकी यहाँ की फैक्ट्री को रोक लगा दी गई थी। और फिर यहाँ पर निर्माण कार्य वापस चल ही रहा था, और जाके 1613 में फैक्ट्री स्थापित हो पाई थी, पूरी तरह से कंप्लीट स्थायी वर्चस्व मिल चुका था। जबकि यहाँ पर मछलीपट्टनम में इन्होंने फैक्ट्री पहले ही स्थापित कर दी 1611 में, लेकिन परफेक्ट आंसर क्या रहेगा, सूरत में, क्योंकि 8 में उन्होंने स्थापित की थी पहले ही, तो उसको रोक लगा दी गई थी। तो सबसे पहली फैक्ट्री यहाँ पर। कई बार यह क्वेश्चन भी बन जाता है कि फ्रांस ने सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ की, तो कोई चीज़ ये भी यहीं पर सीधे पहुँच गया सूरत, और यहाँ पे इन्होंने सूरत में स्थापित की। वहीं अगर पुर्तगाल को लेकर परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, समान तौर पर हम लोग इस चीज़ों को जानते हैं कि पुर्तगाली कालीकट पे पहुंचा था। कालीकट पे पहुंचने के बाद उन्होंने कोचीन में 1503 में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद 1505 में कन्नूर में दोबारा फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद उनका रुख जो था। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से चर्चा करेंगे पूरे यूरोप के बारे में, एक एक चीज़ों को समझेंगे कि वास्को डी गामा क्या आया, किस पर्पज से आया, और जो पूरे यूरोप का एक क्रम जाएंगे, किस तरह से युद्ध हुई, बेदरा की युद्ध, सेवर की, सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली समझेंगे। ठीक है, ये गाइडलाइन था, मोटा था। इसके बाद हम प्रॉपर चलने क्लासेस कंटिन्यू जब चलेगी। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। थैंक यू सो मच।